नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और राइज सिविल सर्विसेज एकेडमी के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, हाल ही में हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जो RAS मेंस को लेकर बनाया गया है और RAS मेंस में भी बच्चों अपन पेपर 3 को टारगेट कर रहे हैं और पेपर 3 के थर्ड मॉड्यूल को आप सबके सामने अपन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और ये जो थर्ड मॉड्यूल है, थर्ड जो पार्ट है, इकाई तृतीय है। इस इकाई तृतीय में भी 3 सब्जेक्ट आते हैं। जैसे इसमें एक बड़ा सब्जेक्ट आपके लॉ है, एक बड़ा सब्जेक्ट आपके व्यवहार है या बिहेवियर है और एक बड़ा सब्जेक्ट बच्चों इसमें आता है आपके खेल एवं योगा। और इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स को अपन इन तीनों सब्जेक्ट्स का एक क्यूमुलेटिव वे में एक सारगर्भित रूप में आप लोगों को RAS मेंस के लिए ये मॉड्यूल लेकर आए हैं और बहुत ही कम जेन्युइन फीस पे अपन ने इसको रखा है। आप पढ़ेंगे, वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत अंदाजा लग जाएगा कि हम क्या क्वालिटी आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, क्या एनरिचमेंट करने जा रहे हैं। तो इसी के साथ में आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज अपन पहले पूरा करेंगे बच्चों विधि या व्यवहार। अपेक्षाकृत बड़ा टॉपिक है, ज्यादा सब्जेक्ट इसमें, ज्यादा पॉइंट्स इसमें आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं, इसलिए हमारे लिए ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो आज से अपन व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगे, व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, विधि के बारे में चर्चा करेंगे, विधि के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चों विधि में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि विधि में जो सिलेबस डिजाइन किया गया है उनमें से एक तो है बिल्कुल स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक का मतलब जो ऐसा पार्ट होगा स्थिर है, अपेक्षाकृत परिवर्तित नहीं होता है और इसमें शामिल है कि लाइक कब्जा क्या होता है, अधिकार क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, ये सारे बिंदु जो है वो डाले गए हैं आपके पहले से टॉपिक। इसके बाद में जब हम सेकंड टॉपिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सामाजिक कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सामाजिक कानूनों का उल्लेख किया गया है। अब सामाजिक कानून में क्या आएगा बच्चों? सामाजिक कानून में आते हैं आपके घरेलू हिंसा के प्रति संरक्षण, इसमें आएगा आपके पॉक्सो। पॉक्सो का मतलब हो गया प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। मध्य जो शारीरिक या हम कहें कि जो आपके जो बच्चों के साथ में जो अपन सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, अपराध हैं, उनके संरक्षण के लिए काम करते हैं, उनके रिगार्डिंग अपन को पढ़ना है। एक बाल श्रम जो है वो टॉपिक है, वरिष्ठ जन के कल्याण का इसमें टॉपिक है, वरिष्ठ जन के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम करके जो है वो टॉपिक इसमें डाला गया है। IT अधिनियम डाला गया है और इसी प्रकार से इसमें महिलाओं के कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से रोकथाम संरक्षण अधिनियम वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो ऐसे सारे सामाजिक कानून जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन बच्चों इन सब के अलावा भी 2 ऐसे टॉपिक है जो आपके स्टैटिक जरूर है, स्थिर जरूर है, लेकिन वो हर बार इंपॉर्टेंस रखते हैं। 2016 से पहली बार यहां पर जोड़ा गया है आपका 2016 से पहली बार यहां पर जोड़ा गया है आपका क्या, ये टॉपिक जोड़े गए हैं। और जब से ये टॉपिक आए हैं, जब से विधि आया है, तब से 2 अधिनियम काफी इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। एक तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम और दूसरा है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम। और काश्तकारी अधिनियम 1955 अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम है। हर बार 16, 18, 21 तीनों ही बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। स्पेशली इसमें मेन से स्पेशली इसमें 15 शब्दों के और 50 शब्दों के दोनों ही क्वेश्चंस को बच्चों फ्रेम किया गया है। और अगर आप ओवरऑल भी बात करें तो इन दोनों शब्दों में, इन दोनों ही जो आपके 3 पेपर हुए हैं, इन दोनों ही अधिनियम से तीनों ही पेपर में एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार 15 का तो एक बार 50 का, फिर एक बार 15 का तो एक बार 50 का, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए गए हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पहले जो है वो अपन राजस्थान के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की। इंग्लिश में बोलते हैं इसको राजस्थान टेनेंसी एक्ट ऑफ 1955। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे इसके प्रवर्तन की तिथि। प्रवर्तन का मतलब होता है लागू होना, इम्प्लीमेंटेशन। और जब इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, प्रवर्तन की बात करेंगे, तो प्रवर्तन की तिथि जो है वो इसके लिए बच्चों कितनी हो जाती है? 15 अक्टूबर 1995, अर्थात 15 अक्टूबर 1995 को संपूर्ण राजस्थान में इसको लागू किया गया। इसके अलावा इसका जो विस्तार है, इस अधिनियम का जो विस्तार है वो संपूर्ण राजस्थान होगा। संपूर्ण राजस्थान का मतलब क्या हो गया? पूरे राजस्थान में इस काश्तकारी अधिनियम को लागू किया गया है, किसी एक विशेष भाग में नहीं होगा। तो क्वेश्चन आता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया था? आंसर आ जाएगा बच्चों 15 अक्टूबर 1995। इसका अधिकार क्षेत्र क्या है? तो इसका अधिकार क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान होगा। आगे देखते हैं बच्चों, कृषि वर्ष से क्या तात्पर्य होगा? ये कृषि वर्ष जो है ये अधिनियम की धारा 5 उपधारा 1 के अंतर्गत आता है।
अब कृषि वर्ष क्या होगा वो समझते हैं बच्चों। वर्ष से मतलब होता है कि हम किसकी बात करेंगे, वर्ष से मतलब होता है कि आप एक वर्ष कब से कब तक मानते हैं। जैसे अमेरिका जैसे देशों में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का जो पीरियड है इसको अपन क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष बोलते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, कब तक जाता है बच्चों, ये जाएगा आपके 31 मार्च तक। लेकिन जब कृषि वर्ष की बात करेंगे तो इस अधिनियम के माध्यम से भी और वैसे भी पूरे इंडिया में जो कृषि वर्ष है वो मनाया जाता है 1 जुलाई से, और कब तक मनाया जाएगा बच्चों, 30 जून तक। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कृषि वर्ष से क्या तात्पर्य है, तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(1) के तहत कृषि वर्ष से तात्पर्य 1 जुलाई से 30 जून तक के समय से है। और देखो सामान्यतः समझने के लिए भी अगर आप देखें तो राजस्थान के अधिकांश भाग में बारिश कम होती है, अर्थात राजस्थान के अधिकांश भाग में जायद की फसल नहीं होती है। जायद समझते हैं आप लोग, जायद का मतलब जिसमें अपन बात करते हैं सब्जी की, जिसमें अपन बात करते हैं ग्रीष्मकाल की फसल की। तो जायद की फसल कम होती है, तो ऐसे में हम क्या उगाते हैं बच्चों, ऐसे में हम 2 फसल उगाते हैं। एक तो आएगी आपकी खरीफ की फसल जो जुलाई में बारिश मानसून के बाद प्रारंभ होती है, और दूसरी कौन सी आएगी आपकी रबी की फसल जो सर्दियों में शीतकाल में अक्टूबर नवंबर दिसंबर के माह में प्रारंभ होती है। तो बेसिकली जब हम बात करेंगे किसकी, कृषि वर्ष की, तो कृषि वर्ष हमारे यहाँ पर आएगा 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक का समय। नेक्स्ट देखते हैं कृषि के अंतर्गत क्या क्या शामिल होगा। अब कृषि में क्या क्या आएगा बच्चों, कृषि के अंतर्गत उद्यान कार्य, पशुपालन, दुग्धशाला, कुक्कुट पालन, वानिकी विकास इत्यादि शामिल होगा। अब कौन सा सेक्शन है ये, धारा है 5(2). देखते हैं बच्चे अब कैसे लिखेंगे इसको। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(2) के तहत कृषि से तात्पर्य उद्यान कार्य, पशुपालन, दुग्धशाला, कुक्कुट पालन। दुग्धशाला का मतलब जहां पर दूध जो है वो क्या होता है, उत्पादित होता है या उसको इकट्ठा किया जाता है। दूसरा आता है कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन का मतलब हो गया आपके मुर्गा पालन या मुर्गी पालन, तथा वानिकी विकास इत्यादि शामिल होगा आपके कृषि में। लेकिन आगे देखते हैं, इसके अलावा ऐसे कुछ न्यायिक निर्णय हुए हैं, ऐसे कुछ कोर्ट के केसेस हुए हैं जिनमें कृषि की डेफिनेशन को विस्तारित किया गया है। अब क्या क्या किया गया है इसमें बच्चों, इसमें चाय को जोड़ा गया है, और इसमें कॉफी को जोड़ा गया है, और इसमें तंबाकू, कपास, नील, जूट और इस प्रकार के अन्य जो उत्पाद हैं, इस प्रकृति के अन्य जो उत्पाद हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो वर्तमान में अगर बात करें कृषि की डेफिनेशन आती है तो हम कहेंगे कि इसमें क्या क्या शामिल होगा, इसमें उद्यान कार्य आएंगे, पशुपालन आएंगे, मतलब कृषि तो है ही, फसल उगाने का काम तो है ही, अलॉन्ग विद दैट इसमें उद्यान कार्य आएगा, पशुपालन आएगा, कुक्कुट पालन आएगा, दुग्धशाला आएगा, चाय कॉफी की खेती आएगी, इनके बागान आएंगे, तंबाकू है, जूट है, नील है इत्यादि, और इस प्रकार की प्रकृति के सारे कार्य शामिल होंगे कृषि की परिभाषा के अंतर्गत। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो वैसे भी आपने जब अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं तो जो प्राथमिक सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में हम पढ़ते हैं कृषि एवं संबद्ध जो भी आपकी सेवाएं हैं वो सब आते हैं आपके किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे संबद्ध क्षेत्र कौन सा आएगा कृषि से, उसमें मुर्गी पालन आ गया, उसमें पशुपालन आ गया, उसमें दुग्धशाला आ गई, उसमें वानिकी आ गई। वानिकी मतलब जहां से हम क्या निकालेंगे, वनोपज निकालेंगे। वनोपज का मतलब वन से क्या प्राप्त होगा बच्चों, वन से हमको प्राप्त होता है वन उपज, और ये जो वनोपज है ये शहद के रूप में हो सकता है, ये आपके मूंग के रूप में हो सकता है, ये आपके देखो एक बार लिखता हूं मैं इनको। वानिकी का मतलब क्या हो गया, वन उपज, और जो वनोपज है वो किस किस रूप में आएगा बच्चों, वनोपज आता है आपके मूंग के रूप में। शहद भी अपन प्राप्त करते हैं, आपने सुना होगा, इससे ही अपन प्राप्त करते हैं गोंद, इससे ही अपन प्राप्त करते हैं छाल। ये सब किस में आ जाएगा, आपके वनोपज के रूप में, और ये कृषि की परिभाषा के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, तो ये सब किस में आ जाएंगे बच्चों, कृषि की परिभाषा में। लेकिन कृषि की परिभाषा में क्या शामिल नहीं होगा वो आपको ये लाइन बताएगी। माने लोन का मतलब हो गया उद्यान, हो गया पेड़ लगाना, घर के पर्पज से पेड़ लगाना, या उद्यान कार्य। ये लोन जो है वो कैसा नहीं है, लोन एक उद्यान कार्य ना होकर किस में नहीं आएगा, कृषि की परिभाषा में नहीं आता है। ठीक है बच्चों, उद्यान कार्य नहीं है तो कृषि की परिभाषा में नहीं आएगा। आगे देखते हैं, ये कहता है कृषक कौन होगा, किसान कौन होगा। तो कृषक से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जो या तो स्वयं मतलब खुद से खेती करता हो, या उसने किसी व्यक्ति अपने सेवक
श्रमिकों के माध्यम से खेती करवाता हो या किसी अभिधारी के द्वारा, अभिधारी का मतलब जो धारण करता है, किसी अभिधारी के द्वारा पूर्णता या मुख्यता, पूर्णता का मतलब हो गया पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर हो, और मुख्यता का मतलब हो गया कि उसकी आय का एक बड़ा भाग किससे प्राप्त होता हो, कृषि से प्राप्त होता हो, उसकी आजीविका का एक बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होता हो, ऐसा व्यक्ति कहलाएगा कृषक। क्या कहलाएगा बच्चों? ऐसा व्यक्ति कहलाएगा कृषक। ठीक है, 2018 में सेम परिभाषा आपसे पूछी गई है। 2018 में आपसे पूछा था कि कृषक किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है धारा 5(3) के तहत कृषक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से होगा जो क्या करता है, जो कृषि से स्वयं के द्वारा, सेवक के द्वारा या किसी अभिधारी के द्वारा मुख्यतः या पूर्णतः अपनी आजीविका क्या करता है, चलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, फसल में क्या क्या आएगा बच्चों? फसल में आता है सबसे पहले छोटे वृक्ष, और क्या आएगा, झाड़ियां, पौधे, बेल। जैसे बेल किसकी हो सकती है? गुलाब की झाड़ियां हो सकती हैं, पान की बेल हो सकती है, मेहंदी की झाड़ियां हो सकती हैं, केले, पपीते इत्यादि के बेल हो सकती हैं, इत्यादि के वृक्ष हो सकते हैं। इन सारे के सारों को शामिल किया जाएगा फसल में। मतलब सामान्य जो फसल है वो तो है ही, इसके अलावा क्या आएंगे, वृक्ष है, झाड़ियां हैं, पौधे हैं, बेल हैं, ये भी आएंगी आपके फसल के अंतर्गत। और धारा हो जाएगी बच्चों 5(9), उपधारा 9, धारा 5। फिर आगे देखेंगे भू संपत्ति। क्या होती है भू संपत्ति? भू संपत्ति से तात्पर्य जागीरदार द्वारा धारित जागीर भूमि, जागीर भूमि के हित में होगा, या फिर कैसी होगी, जिसमें विस्तार, जमींदार अथवा भूस्वामी द्वारा धारित भूमि की भूमि में हित सम्मिलित होगा। मतलब भू संपत्ति किसे कहेंगे? भू संपत्ति से तात्पर्य ऐसी संपत्ति से होगा बच्चों जो जागीर द्वारा धारित जागीर हो। जागीरदार मतलब कौन हो गया? जो एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है, एक बड़े क्षेत्र को शामिल करता है। दूसरा कौन हो जाएगा आपका? भूमि के हित में या उसके विश्वेद्वार। विश्वेद्वार का मतलब हो गया कोई क्या कहते हैं अपन, एक छोटा भाग होल्ड करता हो या पार्टनर हो। दूसरा जमींदार, भूस्वामी इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। सेक्शन हो जाएगा इसका 5(10). आगे देखते हैं बच्चों, भू संपत्ति धारक कौन होगा? कौन होगा भू संपत्ति धारक? ऐसा व्यक्ति जो भू संपत्ति को धारित करता है। अब कौन कौन शामिल होगा उसमें? तत्समय, उस समय भू संपत्ति के किसी धारक अथवा जागीरदार, विश्वेदार, जमींदार या भूस्वामी, इन सबको शामिल किया जाएगा भू संपत्ति धारक में। कौन कौन आ जाएगा बच्चों? भूमि का जागीरदार, विश्वेदार, जमींदार या भूस्वामी। और धारा कौन सी हो जाएगी? 5(11). कौन सी धारा हो जाएगी बच्चों? 5(11). आगे देखते हैं, भूमि के किसी टुकड़े को उपवन कब कहेंगे हम? उपवन इसको तभी कहेंगे जब निम्नलिखित कंडीशन जो है वो शामिल हो। कौन कौन सी कंडीशन है बच्चों? या तो भूमि का टुकड़े पर क्या लगे हुए हो? वृक्ष लगे हुए हो। भूमि, उपवन का मतलब हो गया गार्डन, बगीचा। और उपवन कब माना जाएगा? एक तो जब भूमि के टुकड़े पर वृक्ष लगे हो, और दूसरा वृक्षों की मात्रा, वृक्षों का घनत्व इस प्रकार से हो कि वहां पर कृषि करना संभव ना हो। तो ऐसा क्या कहलाएगा? आपका उपवन भूमि कहलाएगी। कैसी भूमि कहलाएगी बच्चों? उपवन भूमि कहलाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में उपवन भूमि या चारागाह भूमि, गोचर भूमि, ये सब जो है वो अलग से अलॉट की जाती हैं। गोचर भी आगे आएगा, इंपॉर्टेंट है। तो जब हम यहाँ की बात करेंगे तो ये आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए एक बार। क्या हो जाएगा बच्चों? एक तो कृषक को इंपॉर्टेंट कर लीजिए। कृषक रिपीट कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि कृषक किसे कहते हैं, तो एक तो कृषक पे इंपॉर्टेंट लगाएंगे अपन। 18 में पूछा भी हुआ है इसको। और दूसरा बच्चों क्या हो जाएगा? दूसरा लगा लीजिए आप यहां पर, उपवन भूमि किसे कहते हैं। ये भी क्या हो जाएगा आपका? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उपवन भूमि किसे कहेंगे? जहां पर पेड़ लगे हुए हो और पेड़ों की मात्रा इतनी हो, वृक्ष की मात्रा इतनी हो कि क्या नहीं हो सकता है, उक्त भूमि पर कोई अन्य प्रयोजन या कृषि कार्य ना किया जाए, ये कहलाएगी उपवन भूमि। धारा आ जाती है 5(15). डेफिनेशन लिखेंगे आप धारा 5(15) के अनुसार उपवन भूमि इस प्रकार होगी। ठीक है, आगे देखिए, इजारा इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए ना इसको। इजारा भूमि, इजारा का मतलब होता है ठेका देना। इजारे का मतलब क्या हो गया? ठेका देना। अब इसके दो महत्वपूर्ण तत्व होंगे। क्या क्या होंगे? जब आप किसी को भूमि पर इजारे पर देते हैं, ठेके पर देते हैं, तो ये भूमि है, फार्म है या उसका कोई पट्टा है, ये देना जाना चाहिए। और दूसरा क्या होगा? लगान वसूली के लिए किया जाना चाहिए। लगान वसूली का मतलब हो गया, जब आप कभी किसी को इजारा देंगे, जब आप किसी को ठेका देंगे भूमि का, तो उससे एक निश्चित अमाउंट में क्या लेंगे? खाद्यान्न ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, लगान के रूप में कुछ ना कुछ लेंगे। तो ऐसी भूमि को अपन कहेंगे, ऐसे प्रक्रिया को अपन कहेंगे इजारा या ठेका। सेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों इसका? सेक्शन हो जाएगा धारा 5(18). आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों,
भूमि सुधार, इसको डाल दे अपन भूमि सुधार। किसे कहेंगे भूमि सुधार? ऐसा कोई भी कार्य क्या माना जाएगा बच्चों? भूमि सुधार माना जाएगा जिससे भूमि क्षेत्र के मूल्य में क्या होनी चाहिए? तात्विक वृद्धि होनी चाहिए, मतलब तत्व के रूप में वृद्धि होनी चाहिए। क्या कहलाएगा वो बच्चों? भूमि सुधार कहलाएगा। अब देखो सिंपली समझते हैं, जैसे मान के चलिए कोई खेत है और इस खेत का संरक्षण करने के लिए आपने इसके चारों ओर क्या कर दी है? बाड़बंदी कर दी है। अब बाड़बंदी कैसी होनी चाहिए? परमानेंट होनी चाहिए। तो ये कहलाएगा आपका तात्विक सुधार, मतलब उसकी वैल्यू में वृद्धि हो रही है, फसल का उत्पादन होगा वो कम से कम नष्ट होगी, बाहर से जानवर जो है वो इसमें ट्रेसपासिंग नहीं कर पाएंगे, एनक्रोचमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में इसको अपन कहेंगे क्या? तात्विक वृद्धि। और ये जब होगी किसी क्षेत्र में तात्विक वृद्धि, तो इससे क्या फायदा होगा? देखो तात्विक वृद्धि से क्या फायदा होता है? ओवरऑल वृद्धि होगी। पढ़ते हैं इसको। ऐसा कोई कार्य सुधार माना जाएगा जिससे भूमि के क्षेत्र में या मूल्य में क्या हो जाती है? आपकी तात्विक वृद्धि हो, तथा जिस उद्देश्य के लिए भूमि क्षेत्र काश्त पर दिया गया था, खेती के लिए दिया गया था, उस उद्देश्य से सुसंगत हो, उस उद्देश्य से सुसंगत हो। मतलब सपोज आपने क्या किया है? खेती के लिए भूमि दी है तो होनी खेती ही चाहिए, लेकिन आपने क्या कर दिया? उसका सुधार कर दिया, परमानेंट विकास कर दिया, तो वो माना जाएगा सुधार। अब देखो आ गया ना, अस्थायी प्रकृति के सुधार, अस्थायी प्रकृति के निर्माण सुधार नहीं माने जाते हैं। मतलब मोटा मोटा ये समझिए कि सपोज आपने क्या किया? अपने खेत की बाउंड्री पर चारों ओर जो जो झाड़ियां होती है, सूखी झाड़ियां, वो लगा दी, कांटे लगा दिए, तो ये अस्थायी हो गया। अस्थायी क्यों? क्योंकि एक बार तेज आंधी आएगी सबके सब उड़ जाएगा, तो ये तात्विक वृद्धि नहीं करेगा। और अस्थायी प्रकृति का जो भी सुधार है वो भूमि सुधार भी माना नहीं जाता है। धारा कौन सी हो जाएगी बच्चों? 15(5) का 19, धारा 5 का 19 उपधारा हो जाएगी। आगे देखो, अच्छा, भूमि क्षेत्र के किसी भाग पर अभिधारी, अभिधारी कौन है? जो धारण करता है भूमि को। भूमि क्षेत्र के किसी भाग पर अभिधारी द्वारा रहने के मकान का विस्तार भी क्या कहलाएगा? सुधार कहलाएगा। मतलब अगर आपने अपने गांव में देखा होगा कि गांव में किसी खेत में बीच में जाकर लोग घर बना लेते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति अपने गांव में खेतों में जाकर घर भी बनाता है, रहने के लिए मकान भी बनाता है, तो वो भी क्या कहलाएगा? आपका भूमि सुधार कहलाएगा। बशर्ते क्या नहीं होनी चाहिए उसमें? दुकान नहीं होनी चाहिए। दुकानों को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि दुकानों की जो अभिव्यक्ति है, दुकानों का जो व्यवसाय है, वो कृषि से संबंधित होना जरूरी नहीं है। इस कारण दुकानों को शामिल नहीं करते हैं। घरों को शामिल किया जाएगा किसमें? भूमि क्षेत्र में सुधार में। आगे देखिए, खुद काश्त। इसको आप जितना भी चाहो उतना इंपॉर्टेंट लगा लेना, हर बार जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। धारा 5 के उपधारा 23 के अंतर्गत खुद काश्त से अभिप्राय, खुद काश्त कौन होगा? ऐसा व्यक्ति की भूमि ऐसी भूमि से है जो स्वयं काश्त की भूमि होती है। स्वयं काश्त की मतलब, काश्त का मतलब होता है खेती करना, कृषि करना। जब व्यक्ति अपनी खुद की ही भूमि पर खेती करे तो ऐसी प्रक्रिया को कहेंगे अपन खुद काश्त। और धारा क्या हो जाएगी बच्चों? 5(23). आगे देखिए, भूमि से अभिप्राय किससे होगा? भूमि किसे कहेंगे? भूमि से अभिप्राय ऐसी भूमि से है जो एक तो कृषि प्रयोजन में काम आए, कृषि से अनुसेवी प्रयोजन में काम आए, और उपवन भूमि हो या चारागाह के लिए पट्टे पर दी गई भूमि हो। ये सब आते हैं आपके भूमि के अंतर्गत। क्या क्या आती हैं? 4 कैटेगरी आती हैं। सबसे पहले धारा देखेंगे बच्चों। धारा है इसकी 5(23). कितनी है? धारा 5(23). अब क्या क्या आता है? ऐसी कैसी भी भूमि जो किसमें आती है बच्चों? कृषि के कार्यों में आती है, या फिर किसमें आएगी? कृषि के अनुसेवी प्रयोजन में आती है। अनुसेवी का मतलब क्या हो गया? जैसे आपने देखा होगा ना, गांव में खेत के साथ में खलिहान बनाते हैं। और खलिहान क्या होंगे? कुछ गांव में परमानेंट स्थायी खलिहान होते हैं, जहां पर क्या होगा? आप अपनी फसल को लेकर आ जाएंगे और डाल देंगे। बार बार आपको एक खेत को खलिहान में परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है। कुछ बंजर जगहों पर अपन खलिहान परमानेंटली बना लेते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा? आपको कृषि से अनुसेवी प्रयोजन हो जाएगा। ऐसे ही उपवन भूमि अभी पढ़ा था अपन ने, और चारागाह भूमि, ये सब आते हैं भूमि के अंतर्गत। और धारा कौन सी हो जाएगी बच्चों? 5(23). कितनी हो जाएगी? 5(23). आगे देखते हैं, भूमि शब्द में क्या क्या शामिल है? क्या क्या शामिल होगा? भूमि क्षेत्र में स्थित मकान या बाड़ों की भूमि, अभी बताया था। भूमि क्षेत्र में अगर कोई भी मकान है, बाड़े की भूमि है, बाड़ा मतलब होता है जहां पर जानवरों को बांधे, ऐसा क्षेत्र, तो ये भी इसमें शामिल होगा। पानी से ढकी हुई कोई भूमि होगी। और क्या होगा? सिंचाई या सिंगाड़ा या उसके समान या कोई अन्य उपज उगाने के लिए काम में ली जाने वाली भूमि, इसमें पानी भरा हुआ हो, ये सब किस में आते हैं? आपके भूमि के अंतर्गत आते हैं। और क्या आएगा बच्चों? भूमि से
या जमीन से संलग्न या जमीन से संलग्न किसी भी वस्तु से अस्थायी तौर पर संबंध वस्तु के होने वाले लाभ, मतलब या तो भूमि से संबंधित हो या जमीन से संबंधित हो, ऐसे सारे लाभ किस में आएंगे? आपके भूमि शब्द की परिभाषा में आएंगे। सेक्शन हो जाएगा 5:24। अगला देखते हैं, भूमि शब्द में शामिल कौन कौन नहीं है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूमि के प्रकार, ये आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन, आई थिंक 2016 में पूछा हुआ था कि भूमि के प्रकार में कौन कौन शामिल नहीं होंगे। तो कौन कौन नहीं होंगे बच्चों? एक तो आबादी भूमि, आबादी का मतलब जहां पर टाउनशिप आ चुकी है, जहां पर घर बन चुके हैं, वो नहीं आएगा। और ऐसी भूमि जिसे स्वयं ने काश्त की हो, देखो इसमें कौन आता है आपके, क्या शामिल नहीं होगा बच्चों? आबादी भूमि इसमें शामिल नहीं होगी। आगे देखते हैं, भूमि जिसे स्वयं ने, व्यक्ति ने खुद ने काश्त किया हो, मतलब खुद काश्त भूमि, उससे अभिप्राय से है जिसमें स्वयं किसी व्यक्ति ने अपने स्वयं के श्रम से। अच्छा, खुद काश्त में क्या क्या शामिल होगा वो देखें। खुद काश्त में पहला तो हो जाएगा कोई व्यक्ति जो खुद श्रम करे, उसके परिवार के मेंबर श्रम करे, या उसके व्यक्तिगत या उसके द्वारा परिवार के किसी व्यक्ति के सदस्य की देखरेख में बाड़े के श्रमिक या मजदूर जो है वो श्रम करें, और या नौकर श्रम करें जिन्हें नगद मजदूरी दी जाती है। ये सब आता है आपके खुद काश्त भूमि के अंतर्गत। धारा हो जाएगी बच्चों 5:25। धारा कौन सी हो जाएगी? 5:25। आगे देखते हैं अपन, अधिवासित भूमि क्या होगी? इंपॉर्टेंट है बच्चों, लगा लेना इसको भी। अधिवासित भूमि से तात्पर्य ऐसी भूमि से होगा, कैसी भूमि होगी अधिवासित? ऐसी भूमि जो किसी अधिकारी के तत्समय पट्टे पर दी गई हो, मतलब किसी अधिकारी के द्वारा तत्समय उस समय पट्टे पर दी जाने वाली भूमि अधिवासित भूमि होगी। इसके अलावा उसमें खुदकाश्त भूमि सम्मिलित होगी। खुदकाश्त का मतलब खुद से खेती करना, वो सम्मिलित होगी। तथा अनधिवासित भूमि में क्या शामिल होगा? उस भूमि से होगा जो अधिवासित नहीं है। अधिवासित मतलब जिसके लिए पट्टा जारी किया गया है अधिकारी के द्वारा, और अनधिवासित जिसके लिए पट्टा जारी नहीं हुआ है। खुदकाश्त भूमि शामिल होती है अधिवासित में। धारा हो जाएगी 5:27। कौन सी धारा हो जाएगी बच्चों? 5:27। आगे देखते हैं, गोचर भूमि इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला भी। गोचर भूमि से तात्पर्य कैसी भूमि से होगा? जहां पर गांव या गांव के मवेशी क्या करते हैं? चराने के लिए काम में लाई जाती है, ऐसी भूमि कहलाती है गोचर भूमि। अब सिंपली समझिए आप, गांव में आपने देखा होगा चारागाह भूमि या गोचर भूमि पहले से डिक्लेयर कर दी जाती है कि पूरे गांव के जो मवेशी है वो यहाँ जाकर चराई करेंगे, जो घास फूस है उसको खाएंगे। दैट इज द गोचर भूमि। आगे देखिए, और गोचर भूमि में धारा कौन सी हो जाएगी? 5:28। कौन सी धारा हो जाएगी बच्चों? 5:28। आगे देखो, एक और इंपॉर्टेंट है, लगान किसे कहते हैं? लगान से अभिप्राय क्या होगा? लगान से अभिप्राय जो भी कुछ भूमि के उपयोग अथवा अधिवास अथवा भूमि में किसी अधिकारी के लिए नगद के रूप में, जींस के रूप में, अंशतः नगद या अंशतः जीन के रूप में दे होगा, ये सब आता है लगान में। किस में आएगा बच्चों? ये सब लगान में आएगा। इसके अलावा देखें तथा, अच्छा इसमें और क्या शामिल है? इसमें शायर भी शामिल है। कौन शामिल है इसमें? शायर भी शामिल है। क्या होता है शायर? आगे देखेंगे। शायर भी लगान का ही भाग है। धारा हो जाएगी 5:32। आगे देखते हैं, राजस्व क्या होता है बच्चों? राजस्व मतलब हो गया भूमि राजस्व। राजस्व का मतलब भूमि राजस्व। आगे देखते हैं, किसी मांग को भू राजस्व तभी कहा जा सकेगा जब ऐसी मांग कैसी हो बच्चों? वार्षिक मांग के रूप में दे हो, मतलब वर्ष में एक बार केवल लगाए। दूसरा, यह भूमि के किसी हित में या भूमि के उपयोग के संबंध में दे हो, और यह राज्य सरकार को सीधे या प्रत्यक्ष तौर पर दी जाती हो। धारा 5:34 आता है आपके राजस्व के लिए। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना बच्चों। राजस्व न्यायालय में क्या क्या शामिल होता है? राजस्व न्यायालय में सबसे पहले आता है राजस्व मंडल। और अभी आपने देखा होगा RAS प्रीलिम्स के 2023 वाले पेपर में ये पूछा हुआ है कि तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? बच्चों, ये करता है राजस्व मंडल। अब देखते हैं न्यायालय में कौन कौन शामिल है। सबसे पहले आएगा राजस्व मंडल, फिर आएगा आपके राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी मतलब SDM, फिर आता है सहायक कलेक्टर ADM, तहसीलदार और अन्य कोई भी राजस्व अधिकारी जब न्यायालय ऐसा जब वह न्यायालय के रूप में कार्य कर रहा हो। वास्तव में अगर आप देखें तो प्रैक्टिकली सामान्यतः सबसे निम्न स्तर का जो अधिकारी होगा न्यायालय होगा वो तहसीलदार होगा, लेकिन कोई भी ऐसा और भी व्यक्ति हो सकता है जिसको न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हो। धारा कौन सी हो जाएगी बच्चों? 5:35 हो जाएगी। आगे देखिए, राजस्व पदाधिकारी कौन होगा? ऐसा पदाधिकारी जो राजस्व या लगान के कार्य में अपना राजस्व संबंधी अभिलेख रखने में नियोजित किया गया हो, उसे राजस्व पदाधिकारी कहते हैं। अभिलेख का मतलब होता है बच्चों रिकॉर्ड रखना, सारे डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना, और ऐसा करने का अधिकार जिसको भी दिया जाएगा वो होगा आपके राजस्व अधिकारी। धारा हो जाएगी 5:36।
अगला देखते हैं अपन, किसी भुगतान को सायर, अभी बताया था आगे आएगा, सायर कब कहा जाएगा, जब ऐसा भुगतान पट्टेदारी या अनुज्ञप्तिदारी के द्वारा किया जाए। ठीक है, अनुज्ञप्तिदारी का मतलब जिसने कॉन्ट्रैक्ट पर भूमि ली हुई है, यदि वो भुगतान करे लगान का, राजस्व का, तो वो बन जाता है आपका क्या, सायर। और क्या हो जाएगा, अनधिवासित भूमि से धारा 37 में उल्लिखित उपज को इकट्ठा करने हेतु अगर पैसा लगे तो भी क्या कहलाएगा बच्चों, वो सायर कहलाएगा। अनधिवासित भूमि कौन सी होगी, जो पट्टे पर नहीं दी गई है, अधिवासित नहीं है, और इस पे अगर हमने फसल के लिए, फसल को इकट्ठा करने के लिए अगर कुछ पैसा लगाया है, कुछ अमाउंट लगाई है, तो वो भी किस रूप में आएगी, सायर के रूप में आएगी। धारा बच्चों हो जाएगी 537। कौन सी धारा हो जाएगी, 537। आगे देखते हैं, शिकमी काश्तकार, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये भी। शिकमी काश्तकार किसे कहेंगे, इससे आशय ऐसे व्यक्ति से होगा जो भूमि अभिधारी से लेकर भूमि धारण करता है, जिसमें मालिक अथवा भूस्वामी से भूमि धारण करने वाला अभिधारी सम्मिलित है, और जिसके द्वारा लगान व्यक्ति विवक्षित होती है। अब विवक्षित मतलब कोई संविदा के अभाव में अगर उसको लगान भी देनी पड़ रही है तो वो भी आएगा आपके केस में बच्चों, शिकमी काश्तकार। अरे पिताजी का बेटा जो है वो कौन हो गया, शिकमी काश्तकार। बेटे का बेटा क्या हो गया, शिकमी काश्तकार, जो कि आगे भी चलती रहेगी, धारण करते रहेंगे। ये आता है आपके धारा 541। अभिधारी से अभिप्राय क्या होगा बच्चों, देखो उस व्यक्ति से होगा जिसके द्वारा लगान दी जाती है, जिसके द्वारा लगान दे होती है, अथवा किसी अभिव्यक्ति या विवक्षित संविदा के अभाव में लगान दी जाती है, वो व्यक्ति कहलाएगा अभिधारी। धारा हो जाएगी 543। कौन सी धारा हो जाएगी बच्चों, 543। आगे देखते हैं, अभिधारी में सम्मिलित नहीं है। कौन कौन सम्मिलित नहीं होगा, एक तो आ जाएंगे आपके अनुकूल लगान दर पर अनुदान ग्रहीता। ऐसे व्यक्ति जो अनुदान प्राप्त करते हैं सरकार से, वो अभिधारी के अंतर्गत नहीं आएगा। इजारेदार या ठेकेदार जो ठेके पे लेते हैं, इजारे पर लेते हैं, वो भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। और अतिक्रमी, अतिक्रमी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने अतिक्रमण किया हुआ है, भूमि को कब्जे में लिया हुआ है, उसको कहते हैं अतिक्रमी। अतिक्रमी से अभिप्राय कैसे व्यक्ति से होगा, ऐसे व्यक्ति से होगा जो भूमि का कब्जा बिना अधिकार प्राप्त करे ले लेता है, या उस भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति को क्या नहीं करने देता है, कब्जा नहीं करने देता है, उसे अपन कहते हैं अतिक्रमण। शेष क्लास नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों शेष बातें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।